नमस्कार बच्चों। आज का सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अप्लाइड फॉर्म है। अप्लाइड फॉर्म का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दी गई है उससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बना करके देना होगा। बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस में नंबर 41 की। कम टू ग्राइप्स विद। कम टू ग्राइप्स विद का मतलब होता है बच्चों कि शुरुआत में आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगी लेकिन आपने उसको ओवरकम करके अब उसको करना स्टार्ट कर दिया है। सो आपका आंसर क्या बनेगा? बिगिन टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट। जो आपको डिफिकल्ट लगी लेकिन आपने ओवरकम करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, द क्लास हेल्प्ड स्टूडेंट्स कम टू ग्राइप्स विद फॉर्मल राइटिंग। यानी कि क्लासेस ने बहुत हेल्प किया बच्चों को फॉर्मल राइटिंग की तरफ बढ़ाने में। यानी शुरुआत में उनको ये चीज डिफिकल्ट लग रही थी लेकिन आज वो उसको कर पा रहे हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज पर वरीड होना जिसको आप बदल नहीं सकते। वरी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते उस बात के लिए बार बार सोच विचार करते रहना। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। यानी कि अब पछतावे की कोई बात, मतलब कि अब पछताने से क्या फायदा होगा, इससे बेहतर है कि आप आगे वाले स्टेप को फॉलो करें। नेक्स्ट इडियम है क्राई वॉल्फ रेज अ फॉल्स। क्राई वॉल्फ देखा है? जबरदस्ती, मतलब किसी को डरा डरा करके बार बार बुलाना। है ना? आपने एक कहानी सुनी होगी कि बार बार डरा डरा कर किसी को बुला रहे थे लेकिन सचमुच एक दिन उसके पास कोई डेंजर आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तब कोई भी उसके पास नहीं आया। तो मतलब रेज अ फॉल्स अलार्म। अलार्म होता है किसी को चेतावनी देना, लेकिन गलत चेतावनी देना, उसको बोलते हैं क्राई वॉल्फ। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू क्राई वॉल्फ टू ऑफन पीपल में स्टॉप ट्रस्टिंग यू। अगर आप बार बार गलत चीजों पर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे तो एक हद तक आएंगे, उसके बाद वो आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट इडियम है कट अ सॉरी फिगर मेक अ पुअर इंप्रेशन। इसका मतलब किसी भी बात का बुरा प्रभाव किसी पर पड़ना। यानी कि हम फर्स्ट टाइम किसी से मिले लेकिन उस बात का उस पर बुरा प्रभाव पड़ गया, मतलब कि पुअर इंप्रेशन। पहली बार में ही इंप्रेशन का सही ना होना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही कट अ सॉरी फिगर बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। यानी कि मान लीजिए कोई स्टेज पर स्पीच देने चला गया लेकिन उससे पहले उसने कोई स्पीच नहीं दी और उस दिन के लिए भी वो प्रिपेयर्ड नहीं था, तो वहां पर क्या हुआ? कट अ सॉरी फिगर हुआ, मतलब उसका इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ा। मतलब कि ही कट अ सॉरी फिगर बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब कि उसका फर्स्ट टाइम का प्रभाव बुरा पड़ा क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब पता है क्या होता है? मतलब घास काटना। डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। काम करना लेकिन इतनी लापरवाही से कि ऐसा लगे ही नहीं कि आपने कोई काम किया है। एग्जाम्पल देखेंगे, डू नॉट कट कॉर्नर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टडी मटेरियल। जब आप स्टडी मटेरियल बनाते हो ना तो उसमें घास नहीं काटनी चाहिए। जैसे आपका राइटिंग स्किल्स है ना, आपको पता है कि मुझे राइटिंग करनी करनी है, तो क्यों ना आप इन सबको लिख लो। इसको लिखो और आपका होमवर्क क्या होना चाहिए कि आप इसका सेंटेंस खुद बनाओ। राइट? क्योंकि रट्टा तो लगाओगे नहीं आप। ये सारी के सारे क्या है? अप्लाइड। अप्लाइड यानी कि जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना सीखो। यहाँ पर आपको कट कॉर्नर्स नहीं करना चाहिए बल्कि जितना मैं बोल रही हूँ उसको जल्दी जल्दी लिख लेना चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टूडेंट्स, ये मार्क्स स्कोरिंग है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कट कॉर्नर्स, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। अगर आप एक ही बार लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद इसका पीडीएफ उठाएंगे तो आपको इनका मतलब पता होगा। क्योंकि हम इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, कभी किसी स्टोरी के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कुछ एक एग्जाम्पल देके हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको बार बार इसको रटना नहीं पड़ेगा। सो कट कॉर्नर्स इसका मतलब आप घास मत काटिए बल्कि बैठ करके आराम से लिखिए और उन्हें याद करिए। डॉग इन द मैनेजर, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग व्हाट ही कैन नॉट यूज। मतलब ना खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना किसी और को इस्तेमाल करने दे रहे हैं। जैसे कोई आपके घर में आया और 2-3 कमरे आपके बहुत खाली और बड़े साफ सुथरे पड़े हैं, लेकिन ना तो उसको आप यूज करते हैं और ना ही किसी और को यूज करने दे रहे हैं। यानी डॉग इन द मैनेजर मतलब जबरदस्ती आप किन्हीं किन्हीं चीजों पर लिमिटेशंस लगा रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, डू नॉट बी अ डॉग इन द मैनेजर, लेट अदर्स यूज द एम्प्टी रूम। मतलब आप बेवजह ना खुद यूज कर रहे हो ना दूसरों को यूज करने दे रहे हो, तो क्यों ना ये खाली रूम आप दूसरों को यूज करने दो। ये खाली रूम दूसरों को यूज करने दो, मतलब जो चीज तुम नहीं यूज कर रहे, अगर किसी और के काम आ रही है एटलीस्ट वो तो यूज करें। ठीक है? ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन बिल्कुल सिंपल है। ये रही लाइन, आपने लाइन ड्रॉ कर दी यानी लिमिट सेट कर दी। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर लिमिट सेट कर देते हैं, रात को 9 बजे के बाद बाहर मत जाना, ऑनलाइन आजकल स्टडीज हो रही हैं तो ऑनलाइन ही क्यों नहीं पढ़ लेते हो, हॉस्टल में जाना जरूरी है क्या, कहीं यहाँ जाना जरूरी है क्या, तो घर से बैठ कर ही पढ़ लो।
ब्ला ब्ला ब्ला। तो पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कर देते हैं, ड्रॉ द लाइन, इसका मतलब लिमिट सेट कर देते हैं। यू मस्ट ड्रॉ द लाइन बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। आपको वर्क और रेस्ट में एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे टाइम या तो आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, वो भी ठीक नहीं है, रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। सो ड्रॉ द लिमिट, ड्रॉ द लाइन। एंड इन स्मोक होता है पूरी तरीके से किसी भी चीज का असफल हो जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, द प्लान एंडेड इन स्मोक बिकॉज देर वॉज नो प्रॉपर प्रिपरेशन। ये प्लान जो था वो पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन किया ही नहीं था। फेस द म्यूजिक, यानी कि कोई अगर आपको पनिशमेंट दे रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उन चैलेंजेस को आप क्या करें, फेस करें, यानी कि उनसे उनको एक्सेप्ट करें। कोई भी पनिशमेंट है या क्रिटिसिज्म है, उसको एक्सेप्ट करना के लिए हम इडियम यूज करते हैं फेस द म्यूजिक। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर इग्नोरिंग द डेडलाइन। डेडलाइन इग्नोर करने की वजह से उसको पनिशमेंट या फिर क्रिटिसिज्म को सहन करना पड़ा। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। यानी कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन आपने जो सोचा था कि मैं इतना पढ़कर इतना रिजल्ट दूंगा, वो कभी कभी नहीं आ पाता है। तब आपको लगता है कि मैं वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाया जो मैंने इनिशियली सोचा था। जैसे आप सब सारे स्टूडेंट्स हो बच्चे, आप क्या करते हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, 40 में, 35 में, 20s में, किसी भी एज ग्रुप में हो, आप हर बार एक ही चीज का प्लान करते हो कि आप अपना दी बेस्ट कैसे दो, है ना। और कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा जीके पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें, लेकिन अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तो आपको कहीं ना कहीं क्या होने लगता है, कहीं ना कहीं गिल्ट फील होने लगता है कि मैंने सोचा बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाया। उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। एग्जाम्पल देखेंगे, द जोक फेल फेल, देखो फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल फ्लैट बिकॉज नो वन अंडरस्टूड इट। मतलब उसने जोक तो मारा, मतलब उसने चुटकुला तो सुनाया, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया। मतलब उसका इमेजिनेशन उतना सटीक नहीं बैठा जो ऑडियंस चाह रही थी, यानी उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। फॉल ऑन डेफ ईयर्स, डेफ ईयर्स क्या होता है, अनसुना करना, एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर। बी इग्नोर्ड, हर रिपीटेड वार्निंग्स फेल ऑन डेफ ईयर्स। वो इतना ज्यादा वार्निंग दे रही थी कि अब तो लोगों ने उसको मतलब नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब होता है जो चीज बहुत रेयर हो उसको बोलते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी जो भी जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज होती है ना, वो बहुत कम आती हैं। जैसे आरएस की वैकेंसी, बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होंगे, राइट। आरएस की वैकेंसी में बहुत कम, आरएस की जो वैकेंसी निकली है उसमें बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और होता कौन है, मतलब ये बहुत रेयर एंड नॉट कॉमन वाली वैकेंसी है, राइट। अब इसमें सिलेक्ट कौन होता है, जो जॉब में भी जा रहे हैं, राइट, और जिनके पास एक्सक्यूज नहीं है, मतलब वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं कि मैं जॉब में भी जा रहा हूँ। एक ना मैं आप लोगों से चीज शेयर करना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा इडियम्स एंड फ्रेजेस से हटकर है। बच्चों, मैंने एक चीज देखी है, मैं डेली बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ, राइट। उनमें मैक्सिमम मतलब 99.9% ना वर्किंग मिल रहे हैं। जो लोग वर्किंग होते हैं वही ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये, जब मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, सबकी एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, मैडम वर्किंग है, टाइम नहीं है। बट मुझे ये समझ, मैं एक यहाँ से बैठकर इतना समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि अगर इतने सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ने आ रहे हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं। अगर आप सब एक ही पेज पर आ जाओगे कि टाइम नहीं है, और वहां पर 4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो टाइम निकाल रहे होंगे, तो वो लोग आपसे एक, आपके साथ एक डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। यानी कि टाइम मतलब सारी बाउंड्रीज सबके साथ एक जैसी है, लेकिन फिर भी वो सफल होंगे, क्योंकि अब उन्होंने ये कहना छोड़ दिया कि हम मेंस की तैयारी कब करेंगे, प्री के बाद। पहली गलती तो आप यही कर रहे हैं। जिन्होंने एक एक दो दो अटेम्प्ट दिया है, वो ऐसा प्रोकास्टिनेशन इसलिए करते हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि इंग्लिश या हिंदी कैसे पढ़े। ये बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है, ये लागू होती है हिंदी लैंग्वेज पर भी। तो मैं ये कह रही थी स्टूडेंट्स कि बहुत रेयर बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत रेयर कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं। बाकी सब टाइम नहीं है, बोल रहे हैं, और इसके साथ-साथ फॉर्म भरा है, सपने भी बड़े हैं, लेकिन अभी ये सोचते हैं कि प्री की तैयारी कर लें, अभी तो प्री की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर मेंस तो बाद में ही करेंगे। बट मेरा मानना ये है
कि थोड़ा-थोड़ा आप हर चीज़ को टाइम दो, क्योंकि ये कभी-कभार निकलने वाली अब तो निकल रही है, हर साल जॉब निकल रही है आरएएस की, बट एक टाइम था जब ये बहुत रेयर एंड नॉट कॉमन थी, है ना? 2-2 3-3 साल बाद भी इनकी वैकेंसीज़ निकली हैं। तो जेन्युइन अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं ना, वो फ्यू एंड फार बिटवीन होती हैं, वो कभी-कभार आती हैं। सो मेरी राय ये है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद मेंस, बहुत टाइम है, कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब पेपर निकल सकता है, आराम से निकालो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे इडियम है फाइट शाई ऑफ, मतलब अवॉइड समथिंग ड्यू टू फियर और हेजिटेशन, किसी बात को अवॉइड करना जस्ट बिकॉज कि आप बहुत शर्मीले हो या फिर आपको बहुत झिझक है उस काम को करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, मेनी स्टूडेंट्स फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलने से डरते हैं, या तो अपने डर की वजह से या फिर अपने हेजिटेशन की वजह से। यहाँ मैं कहूंगी मेनी स्टूडेंट्स फाइट शाई ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, इसका मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो राइटिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो डरते हैं या फिर उनमें झिझक है कि मैडम पढ़ेंगी, क्या सेंटेंस लिखा है, उनको कैसा लगेगा, हमें कुछ नहीं लगता, हमारा काम है पढ़ाना, या उसको हम अदरवाइज नहीं लेते हैं। सो स्टार्ट राइटिंग। फिश इन ट्रबल्ड वाटर टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी के सामने कोई बुरी परिस्थिति आई है, उसकी मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस मुसीबत का फायदा उठा रहे हैं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि वाटर ऐसा पानी है जो ट्रबल्ड है, डिस्टर्ब है, और इसमें फिश क्या है, फंसी हुई है, लेकिन हम उसको बचा नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसको दूर से देखकर उस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टेक एडवांटेज, किसी चीज का फायदा उठाना जब कोई सामने वाला डिफिकल्ट सिचुएशन में है। एग्जाम्पल देखेंगे, डिसऑनेस्ट पीपल ऑफन फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं ना, जो ईमानदार नहीं होते, वो हमेशा किसी ना किसी की मुसीबत का फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट इडियम, फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है उतना ही पैसा जिससे कि आप जीवन यापन कर सकें। द फैमिली लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ फॉर मेनी ईयर्स, जो परिवार है, मतलब जो किसी भी परिवार की बात हो रही है, कोई परिवार जो बहुत लंबे सालों से हैंड टू माउथ था, मतलब जितना कमा रहे थे उसमें खाली रोजी रोटी ही पूरी हो पाती थी, ब्रेड एंड बटर तक का ही पैसा था। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू ट्रबल, हॉट वाटर का मतलब आप हो, आपके सामने गर्म पानी है, अगर आप उसमें जाओगे तो क्या कर रहे हो, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। सो ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अब उसने क्या किया, कभी किसी से प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, अब उसने क्या किया, आ बैल मुझे मार, या अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। नेक्स्ट, गिव अ कोल्ड शोल्डर, इग्नोर और ट्रीट समवन अनफ्रेंडली। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि आपने किसी के साथ अनफ्रेंडली या फिर व्यवहारिक तौर पर व्यवहार नहीं किया, जैसे कि एक कर्म होना चाहिए था। शी गिव अ कोल्ड शोल्डर टू हिज रूड रिमार्क्स को लेकर उसने क्या किया, थोड़ा सा अनफ्रेंडली बिहेव किया। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक एन एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब जितना आप प्रयास कर रहे हैं उससे थोड़ा और प्रयास करिए। मैं भी यही कहूंगी, जितनी आप तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ी सी और तैयारी करिए। अ डेडिकेटेड टीचर ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट्स, एक डेडिकेटेड जो टीचर होता है ना, वो हमेशा बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब होता है फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट होता है किसी भी चीज को स्ट्रिक्ट या फिर फिक्स कर लेना। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। क्रिएटिव राइटिंग के रूल्स होते हैं, फॉर्मल राइटिंग के अलग होते हैं, कैजुअल इंग्लिश लिखने के अलग होते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव अ पर्सनल रीजन और हिडन मोटिव, मतलब कि हम किसी की मदद कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारा भी स्वार्थ छुपा है। सो ही सपोर्टेड द आइडिया बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब वो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी इसमें स्वार्थ छिपा था। हिट द नेल ऑन द हेड, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब कि मौके पर वही बात कहना जिसकी जरूरत थी। योर ऑब्जर्वेशन हिट द नेल ऑन द हेड, ऑब्जर्वेशन जो तुमने ऑब्जर्व किया वो सचमुच काबिले तारीफ था, क्योंकि वो उस समय की नीड थी, आवर ऑफ द नीड थी। होल्ड वाटर, सेम लॉजिकली और ट्रू, सेम लॉजिकल और ट्रू, मतलब कि हिज एक्सप्लेनेशन डज नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है कि लॉजिकल लगता है, होता नहीं, ट्रूथ लगता है, होता नहीं, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड वाटर। एग्जाम्पल क्या कहता है, हिज एक्सप्लेनेशन डज नॉट होल्ड वाटर, उसने जो एक्सप्लेन किया ना वो लॉजिकल नहीं था।
इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षिप्त में, जैसे आप प्रेसी संक्षिप्त में लिख कर के आते हैं, ठीक है? और प्रेसी के अपने फॉर्मेट, प्रेसी का अपना फॉर्मेट, उसकी लैंग्वेज कंटेंट होता है, जो कि आपको आने वाली क्लासेस में देखने को मिलेगी। सो इन अ ब्रीफ का मतलब प्रेसी, मतलब संक्षिप्त में लिखना। इन अ नटशेल रेगुलर प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो रोज प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगी और सिलेक्शन तो लाएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। इन कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, मतलब आपने गुस्से में कुछ ऐसा काम कर दिया जानबूझकर और जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे, उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड, यानी गुस्से में कोई काम कर देना। द डिसीजन वॉज टेकन इन अ कोल्ड ब्लड, इसका मतलब इन कोल्ड ब्लड का मतलब कि ये जो डिसीजन लिया गया वो थोड़ा गुस्से में था, जहां पर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे। इन द निक ऑफ टाइम, पूरे पूरे समय पर। द डॉक्यूमेंट्स अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, यानी आप यहाँ पर ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल समय पर पहुंचे, या फिर कभी कभी हम कहते हैं कि हम रेलवे स्टेशन, मतलब हमें ट्रेन पकड़नी थी लेकिन हम कैसे पहुंचे, इन द निक ऑफ टाइम, मतलब पूरे पूरे समय पर पहुंचे। ये देखिए समय दिख रहा है ना यहाँ पर। कीप एन आई ऑन, किसी चीज पर ध्यान रखना, जैसे अभी आप पूरा मॉनिटर करते हैं मैं कितने घंटे पढ़ा, मैंने कितना टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, कितने टेस्ट दिए, तो आप क्या कर रहे हैं, वॉच केयरफुली कर रहे हैं। प्लीज कीप एन आई ऑन द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स पर आप क्या करें, पूरी की पूरी नजर रखें। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे कर लेते हैं ना, मतलब हे भगवान हो जाए, हे भगवान हो जाए। होप फॉर अ गुड रिजल्ट, किसी अच्छे रिजल्ट की कामना करना। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द न्यू लॉन्च, हम कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हमारा ये काम सक्सेसफुल हो जाए। आशा कर रहे हैं गुड रिजल्ट्स की। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। द ओल्ड मशीन फाइनली किक द बकेट आफ्टर इयर्स ऑफ यूज, ओल्ड मशीन ने जवाब दे दिया, मतलब डेड हो गई। डेड हो जाना किसी भी, जैसे फोन डेड हो जाना, है ना, मतलब कि जवाब दे दिया, आखिरी पल। लीव नो स्टोन अनटर्ड, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, मतलब वो काम, मतलब हर संभव प्रयास किया एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए, लिखा भी, रात को पढ़े भी, इन द मिडनाइट ऑयल मतलब रात रात भर पढ़े भी। तो लीव नो स्टोन अनटर्न, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ना की गई हो किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू इम्प्रूव द क्लास क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसने हर संभव कोशिश की। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बिफोर द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट करने से पहले उसने सीक्रेट रिवील कर दिया था, मतलब अनाउंसमेंट से पहले ही सबको पता चल गया था, ठीक है। सो ये थे आज के इडियम्स, इनको याद करिए और अप्लाइड फॉर्म यानी कि सेंटेंसेस बना करके आप मुझे भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मुझे डीएम करिए या फिर एप्लीकेशन पर भेजिए, मैं चेक करके आपको उसका फीडबैक दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन मुस्कुराते रहिए।